जय हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एंजॉय तरीके से पढ़ रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में राज्य के जो 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं हमने वहां तक की पढ़ लिया था कि भूभाग चाहिए, जनसंख्या चाहिए, संप्रभुता चाहिए, सरकार चाहिए। तो हमने यहां तक की चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। हम आज यहीं से अपनी वीडियो को शुरू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एग्जाम में और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखने की और सुनने की कोशिश करेंगे। और आप सब जानते हैं दोस्तों, जो बच्चे अभी चैनल से नए जुड़े होंगे वो लोग जाके इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें, एक सीक्वेंस से वीडियो की देखने की कोशिश करें। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने ये जो चीज़ें होती है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए ये हमारा जो वीडियो चल रहा है दोस्तों एक क्रम से सीधे चल रही है। इसमें अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे और इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। और जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो उन लोगों की बस इतना ज़रूरत है कि वो अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहें, अपने एग्जाम के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को करते रहें। तो हम आज यहाँ से देखने वाले दोस्तों कि और क्या फैक्ट आपसे पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी में यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में। हमने इससे पहले लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो जो भी बच्चे रेगुलर क्लास को देख रहेंगे वो अपनी रिवीजन को करते रहेंगे, अपना फोकस पूरा बना के रखेंगे ताकि आपकी तैयारी को मजबूती मिलते रहे और नए बच्चे भी एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें। तो हम पढ़ने वाले देखते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ परीक्षा के उपयोगी कुछ और फैक्ट दिया गया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपसे बनता है। तो चलिए बहुत ध्यान से वीडियो को आप लोग देखें और समझें। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला फैक्ट दिया गया है कि जो संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली को ही मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली बोलते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों पढ़ा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर होता है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा। जिन दोस्तों ने नहीं देखा वीडियो वो जाके पहले पिछले वीडियो को देखें। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि क्या संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, यानी यही जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है इसको और क्या बोला जाता है। इसी को दोस्तों बोला जाता है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। आप जानते हैं ना कि कैबिनेट की बात होती है कि केंद्र सरकार के कैबिनेट अलग होते हैं और राज्य सरकार की भी अपनी एक कैबिनेट होती। तो आप याद रखेंगे कि संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। और इसी तरह दोस्तों पूछा जाता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। इससे पहले आपने दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ा है, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है दोस्तों प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमने इसका अंतर आपको बता रखा है कि अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में मूलभूत अंतर क्या होता है। तो आप यहां याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अध्यक्षीय प्रणाली है यानी यही जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरा बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। तो आप दोनों याद रखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली को ही मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली बोला जाता है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को दोस्तों राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली बोला जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला फैक्ट उसको हम देखते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, तो ब्रिटेन को। आप याद रखेंगे दोस्तों, जो संसदीय शासन प्रणाली, एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि हमने संसदीय शासन प्रणाली का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है कि संसदीय शासन प्रणाली जो हमारी है यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसका जनक किसको माना जाता है, यानी यह कहां से आया था कॉन्सेप्ट, ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन में ये चीजें चल रही थी, हमने वहीं से इस चीजों को लिया है कि संसदीय शासन प्रणाली का इसलिए जनक जिसको बोला जाता है दोस्तों कौन है, ब्रिटेन को बोला जाता है। तो आप ये फैक्ट भी याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अगला फैक्ट जो है, देखिए भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है दोस्तों, वह है जनता। हमने अपने पिछले वीडियो में पहले ही बता रखा है दोस्तों, हमने कहा था कि आप प्रस्तावना को एक एक लाइन एक एक शब्द रट लीजिएगा क्योंकि आगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली। आपने प्रस्तावना को पढ़ा दोस्तों, उसमें पहले ही लिखा हुआ शुरुआत में ही कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो ये शब्द को आप याद रखिएगा, इसीलिए पूछा जाता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या हुआ है, जनता। हमारे यहाँ जो कुछ भी पावर दिया गया है वो सब कुछ जनता के हाथ में, सर्वशक्तिमान दोस्तों जनता ही है।
क्योंकि जो संविधान बना है उसको भी हमने ही बनाया है, अपने ही लिए बनाया। जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वो सब हमारे ही थ्रू चुने जाते हैं। हम ही एमएलए बनाते हैं, हम ही एमपी बनाते हैं, यानी उनकी जो शक्ति है वो हमसे है। हम चाहें तो कभी भी सरकार को हटा सकते हैं, हम चाहें तो उनको वोट ना दे, अगली बार चुनाव में जीतेंगे ही नहीं। इसलिए दोस्तों पूछा जाता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है दोस्तों? जनता, यानी हम भारत के लोग। बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आप प्रेम्बल जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ही पहली लाइन लिखी हुई है। अब देखते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत को एक गणतंत्र भी बोला जाता है, यानी भारत को दोस्तों क्या बोला जाता है? रिपब्लिक भी बोला जाता है। तो इस रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, आप इसको भी याद रखिएगा। आप देखते हैं ना कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गणतंत्र का मतलब होता है राज्य, यानी देश का प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वह कौन होता है? वह निर्वाचित होता है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए ब्रिटेन में जानते हैं ना, ब्रिटेन में भी किंग वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन वहां पर जो किंग वाला सिस्टम है दोस्तों, वह निर्वाचित नहीं होता, वह आनुवांशिक रूप से चला आ रहा है, यानी उन्हीं के खानदान से, उन्हीं के वंशज ही वहां पर चले आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जो बनता है वह आनुवांशिक नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसलिए पूछा जाता है भारत क्या बोला जाता है? कि भारत एक गणतंत्र है, यानी भारत एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ जो देश का प्रमुख है, यानी जो राज्य का प्रमुख है दोस्तों, वह कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है। क्यों? क्योंकि वह निर्वाचित होता है। तो आप ये अंतर याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन में ऐसा चीजें नहीं है। वहां भी आप देखते हैं वहां जो किंग है वह एक आनुवांशिक रूप से चले आ रहे हैं, वो उन्हीं के खानदान से होते हैं। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, जो भारतीय संघवाद है इसको सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो यह कहा था जी ऑस्टिन ने। तो आप ये फैक्ट भी बहुत पूछा गया दोस्तों कि जो भारतीय संघवाद है, यानी जो इंडियन संघवाद है दोस्तों, इसको सहकारी संघवाद किसने कहा था? यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, जी ऑस्टिन ने कहा था। यानी जो इंडियन फेडरलिज्म है, यानी जो भारतीय संघवाद है दोस्तों, इसको अगर पूछा जाए सहकारी संघवाद, आप ये शब्द याद रखिएगा, सहकारी संघवाद इसको बोला जाता है दोस्तों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यह शब्द किसने कहा था दोस्तों कि भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है? तो यह कहा था जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में पूछा जा चुका है। अब भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा है? तो यह कहा है केसी ह्यूयर ने। ये दोनों ही दोस्तों ब्रिटेन के थे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाला कौन था? वह था जी ऑस्टिन, यह भी ब्रिटेन के थे। और भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा है? वह भी किसने कहा है? केसी ह्यूयर ने कहा, यानी क्वासी फेडरलिज्म। एक ने कहा कि भारत क्या सहकारी संघवाद है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वह किसने कहा था दोस्तों? वह कहा था जी ऑस्टिन ने। और एक ने बोला था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यानी क्वासी फेडरलिज्म है। यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था केसी ह्यूयर ने। तो आप दोनों ही याद रखिएगा, सहकारी संघवाद और ये जो दोस्तों एक दूसरा शब्द है अर्ध संघात्मक राज्य, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और मैचिंग वाले क्वेश्चन में दे दिया जाता है। आपको 4 तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, मैच कराने दिया जाए तो वहां एक तरफ दे दिया जाएगा सहकारी संघवाद, अर्ध संघात्मक, फिर पूछा कि निम्नलिखित में से किसने कहा? तो आप याद रखेंगे सहकारी संघवाद, आप रट लीजिएगा जी ऑस्टिन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को सहकारी संघवाद इन्होंने कहा था। और भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था? तो केसी ह्यूयर ने कहा था। आप दोनों भी याद रखिएगा। सहकारी संघवाद को दोस्तों बोला जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और अर्ध संघात्मक को बोला जाता है दोस्तों क्वासी फेडरलिज्म। तो आप दोनों ही शब्द याद रखेंगे कि क्या किसको कौन किसने कहा था। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे हमारा तिरंगा हुआ, राष्ट्रगान हुआ, राज चिन्ह हुआ, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ये होते हैं जो नंबर हमको सीधे दे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में फिर भी हमसे क्या हो जाती है दोस्तों? गलती हो जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी याद रखिएगा, यानी सहकारी संघवाद भी याद रखिएगा, और क्वासी फेडरलिज्म यानी अर्ध संघात्मक राज्य भी याद रखिएगा। जिसको नहीं पता होगा इसका इंग्लिश टर्म, तो आप दोस्तों इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है सहकारी संघवाद और क्वासी फेडरलिज्म का मतलब दोस्तों होता है अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था दोस्तों? तो आप ये दोनों इस शब्द को याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी जो राष्ट्रीय चिन्ह है, अब इसको हम बात करने वाले, देखने वाले कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप सब क्या करेंगे, अपनी रिवीजन को आप देखिए दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में इस बात पे जोर देता रहता हूं कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस
और अपना रिवीजन, ये दोनों कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको सेलेक्ट होना, अगर आप सफलता चाहते हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखिए, अपना रिवीजन भी करते रहिए। आप जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, आप चाहे वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो, आप आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, ये लगभग हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी टेट की कर रहे हो या किसी भी वैकेंसी की तैयारी, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, भारतीय संघवाद को अर्धसंघात्मक किसने राज्य कहा। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में पूछा जाता है। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों अपना बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखते रहे कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और बार बार अपनी रिवीजन करते रहे, अपना प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आपको चीज़ें आसान रहे और आप एग्जाम में गलतियां ना करें। अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है यानी राष्ट्रीय ध्वज, अब हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा की। देखिए इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या पूछा गया। तो देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, वह है तिरंगा। आप ये सब लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या बनता है, अब आप उसको देख लीजिए। तो देख लीजिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी जो तिरंगा है, इस तिरंगा के दोस्तों अभिकल्पनाकर्ता कौन थे, तो वह थे दोस्तों पिंगली वेंकैया। तो आप ये नाम याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उस तिरंगा के अभिकल्पनाकर्ता कौन थे, तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस नाम को याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया। तो ये नाम पूछा भी गया क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जामों में कि भारतीय राष्ट्र ध्वज जो है तिरंगा, उस तिरंगा के अभिकल्पनाकर्ता कौन थे, यानी इसके डिजाइनर कौन थे, इमेजिनरी कौन थे, मतलब इसके बारे में सोचा किसने था, तो वह था दोस्तों पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया नाम आप याद रखिएगा। अब आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इस तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो आप इस शब्द को भी याद रखिएगा दोस्तों, तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2, यानी इसकी जो लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है, तो आप ये दोनों भी याद रखिएगा कि इसकी चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 यानी 3:2। एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसको उल्टा करके दे दिया जाता है, 2:3 दे दिया जाता है, यानी 2:3 दे दिया जाता है, तो एग्जाम में गलती हो जाती है। तो नहीं, आप शब्द भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो ये भी याद रखेगा कि भारतीय तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 2:3 नहीं है, 3:2 यानी 3:2 है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि 3:2 है। अब पूछा जाता है दोस्तों कि तिरंगे को अपनाया कब गया, यानी जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, इस तिरंगे को हमने कब अपनाया। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बड़ी मात्रा में पूछा गया, तो आप याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को, यानी 1947 में हमने अपने तिरंगे को अपनाया, और उसके लिए डेट भी आप याद रखिएगा 22 जुलाई को। तो अगर आपसे पूछा जाए जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, इस तिरंगे को अपनाया कब गया, तो आप सबसे पहले ईयर याद रखिएगा 1947 यानी 1947। उसके साथ साथ आप डेट भी याद रखिएगा दोस्तों 22 जुलाई, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था, तो 1947 में 22 जुलाई को। बाकी तिरंगे का जो रंग है दोस्तों, सबको पता होगा कि तिरंगे में 3 रंग है, एक है केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंग दोस्तों पाया जाता है। आप इसके बारे में भी जानते हैं कि केसरिया किसका प्रतीक है, सफेद किसका प्रतीक है और हरा रंग किसका प्रतीक है। जिन दोस्तों को नहीं पता वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी बात है, अगर इससे क्वेश्चन भी ना पूछा जाए तो भी आपके लिए ये नागरिक होने के तौर पर जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो तिरंगा होता है उस तिरंगे का डिजाइन किसने के तैयार किया था, इस तिरंगे को हमने अपनाया क्या था। यह एक बेसिक नॉलेज होता है दोस्तों, जो हमें हर भारतीय को यह जानना जरूरी होता है, कम से कम अपने देश के बारे में, जो हमारा प्रतीक है, जो हमारा चिन्ह है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज तो रखें। तो देखिए, अगर पूछा जाए केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो देखिए यह साहस और बलिदान का प्रतीक है। अगर आपसे पूछा जाए केसरिया रंग किसका प्रतीक है दोस्तों तिरंगे में, तो साहस और बलिदान का प्रतीक, आप इसको याद रखेंगे। और पूछा जाए अगर सफेद रंग किसका प्रतीक है तिरंगे में, तो वह शांति और सच्चाई का प्रतीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तिरंगे में हरा रंग किसका प्रतीक है, तो वह उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। तो आप ये तीनों ही फैक्ट याद रखेंगे कि केसरिया रंग दोस्तों साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है,
और हरा रंग उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एक भारतीय नागरिक होने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गौरव के बारे में बेसिक जानकारी तो रखें। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो तिरंगे में जो चक्र है, आप यह भी जानते हैं कि चक्र किस रंग का होता है, नीला रंग का होता है। आप ये सबको पता है कि चक्र नीला रंग का होता है, और चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां, यानी 24 तीलियां उसमें लगी हुई हैं, और वह किस रंग का होता है दोस्तों, नीला रंग का होता है। अब एक चीज इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो तीलियां हैं ये किसकी प्रतीक है, तो यह दोस्तों प्रगति एवं न्याय का भी प्रतीक है, आप इसको याद रखिएगा। कभी कभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अभी भी कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिर भी लोगों से गलतियां हो जाती है। उसमें ऐसे दे दिया जाता है दोस्तों कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है, नीला रंग का किसका प्रतीक है। तो इसमें भी लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक चीज आप कंफ्यूजन ना करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब लोग सही करके आते हैं। अगर इसको आप गलत करके आएंगे तो आप एग्जाम से तो ऐसे ही बाहर हैं, सिलेक्शन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो आपको वो क्वेश्चन नहीं गलत करना है कि जो सब सही करके आते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए नीला रंग किसका प्रतीक है तिरंगे में, तो वह प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है, आप इसको याद रखेंगे। और यह दोस्तों कहाँ से लिया गया है, जो चक्र लिया गया है तिरंगे में, अगर आप पूछा जाए तो वह कहाँ से लिया गया, अशोक स्तंभ जो हमारा है सारनाथ में, वहां से इसको लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तिरंगे में जो चक्र लगा है, आप लोग तिरंगा देखे होंगे, उसमें जो चक्र लगा है, यह चक्र कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है दोस्तों, वहां से यह चक्र लिया गया है। तो आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करने वाले दोस्तों हमारा जो राज चिन्ह है, उस राज चिन्ह से हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपने पढ़ा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज, यानी राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों, वह है तिरंगा। आपने देख लिया कि तिरंगे से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ने वाले दोस्तों जो हमारा राज चिन्ह है, उस राज चिन्ह से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का राज चिन्ह क्या है, तो आप याद रखेंगे भारत का राज चिन्ह क्या है, अशोक का सिंह स्तंभ। और यह सिंह स्तंभ कहां पे दोस्तों, सारनाथ में है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों कि अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह क्या होगा, अशोक का सिंह स्तंभ। आपने इसको बहुत देखा होगा दोस्तों, और सिक्कों पे भी छपा होता है, कई जगहों पे छपा होता है। इसको कहां से लिया गया दोस्तों, तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, वही दोस्तों क्या हमारा भारत का राजकीय चिन्ह है। अब आप बात करते हैं दोस्तों, देखिए इस पे एक शब्द लिखा मिलता है दोस्तों, सत्यमेव जयते। आप याद रखेंगे जो अशोक का जो राज चिन्ह है, हमारा जो राज चिन्ह, उस पर एक टर्म आप देखे होंगे, उस पर लिखा मिलता है सत्यमेव जयते। और ये टर्म बोला भी जाता है दोस्तों कि सत्यमेव जयते। यह कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया दोस्तों मुंडकोपनिषद से। आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो हम उसमें आपको बताएंगे दोस्तों यह मुंडकोपनिषद क्या है। बस आप यहां इतना याद रखिएगा कि जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा मिलता है सारनाथ के अशोक चिन्ह पे, जो अशोक का सिंह स्तंभ है दोस्तों, उस पर ये जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा मिलता है, यह शब्द कहां से लिया गया है, तो यह जो दोस्तों है मुंडकोपनिषद, एक उपनिषद है दोस्तों, उसको बोला जाता है मुंडकोपनिषद। उससे दोस्तों यह टर्म लिया गया है। और जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे दोस्तों कि यह मुंडकोपनिषद है क्या। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सत्यमेव जयते, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ दोस्तों, यानी जो अशोक का सिंह स्तंभ है, उस पर ये जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा मिला है, या सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस अशोक के सिंह स्तंभ यानी भारतीय राज चिन्ह को कब अपनाया गया है, तो आप याद रखिएगा 1950 में 26 जनवरी को। तो यह डेट और ईयर दोनों आप याद रखेंगे कि जो हमारा भारतीय राज चिन्ह है दोस्तों, इसको कब अपनाया गया, तो सबसे पहले आप ईयर याद रखेंगे 1950 में, यानी 1950 में। और कब लिया गया था दोस्तों, तो आप डेट भी याद रखिएगा 26 जनवरी को। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो अशोक का सिंह स्तंभ है, यानी जो भारत का राज चिन्ह है, इसको कब अपनाया गया था, तो 1950 में, यानी 1950 में अपनाया गया था, और 26 जनवरी को दोस्तों। तो आप डेट और ईयर दोनों याद रखिएगा। आपने ये भी पढ़ा है कि दोस्तों तिरंगे को कब अपनाया गया था, 1947 में 22 जुलाई को। तो आप ये डेट भी याद रखेंगे। और राज चिन्ह को कब अपनाया गया था, 1950 में 26 जनवरी को अपनाया गया था। दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये वाला डेट दोस्तों यहाँ पे दे दिया जाता है, और ये वाला डेट यहाँ पे दे दिया जाता है, और आप वहाँ एग्जाम में कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो आप दोनों ही याद रखेंगे कि राज चिन्ह को कब अपनाया गया था और तिरंगे को कब अपनाया गया था।
अब देखते हैं दोस्तों, इस जो राज चिन्ह है यानी जो अशोक का सिंह स्तंभ है, इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखे होंगे, अगर आप देखेंगे इमेज दोस्तों, आप सिक्के पे देखेंगे या आप ऐसे गूगल करके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस पे जो सिंहों की संख्या दोस्तों कितनी है, 4 है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ये जो राज चिन्ह है, इस राज चिन्ह पे जो सिंह छपे हुए हैं, इन सिंह की संख्या कितनी है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, इस पे जो सिंहों की संख्या बनी है वह 4 बनी है। जो इस पे शेर छपे हुए हैं दोस्तों, उन शेर की संख्या कितनी है, तो वह 4 है। आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी गलतियां कर जाते हैं कि 3 है कि 4 है कि 5 है। और आप ये भी देखेंगे, इसके नीचे अब जाएंगे दोस्तों, तो इसके नीचे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, दाएं तरफ बैल का चित्र मिल जाएगा, बाएं तरफ घोड़े का चित्र मिल जाएगा, और इसके बीच में दोस्तों अशोक चक्र छपा हुआ मिल जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अभी आप आगे देखने वाले हैं इसका जो अशोक स्तंभ है दोस्तों, अभी हम आपको इसको दिखाने वाले हैं। और अगर आपके पास सिक्का हो तो आप उसको भी उठा के देख लेंगे, आप उस पर छपा मिल जाएगा। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि इस राजकीय चिन्ह पे सिंहों की संख्या कितनी है, तो सिंहों की संख्या 4 है। तो इसको ये फैक्ट भी याद रखेंगे। इसके नीचे अगर पूछा जाए कि दाएं तरफ किसका चिन्ह छपा हुआ है, किसका फिगर छपा हुआ है दोस्तों, तो बैल का छपा हुआ है। अगर इसके बाएं तरफ किसका फिगर पूछा जाए तो वह घोड़े का छपा है। और मध्य में किसका फिगर छपा हुआ दोस्तों, तो वह अशोक चक्र छपा हुआ। तो आप ये भी फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप याद रखेंगे कि कितने तरह के पशु छपे हुए हैं दोस्तों। तो आपने देखा कि एक तो शेर छपा हुआ है, शेर के बाद आपने देखा बैल छपा हुआ है, बैल के बाद आपने दोस्तों देखा घोड़े का फिगर मिलता है। तो ये तीनों फैक्ट पूछा गया है कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है, जो अशोक का सिंह स्तंभ है, उस पर कितने तरह के जानवर छपे हुए हैं। तो आप ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि उस पर शेर का भी फिगर मिलता है। शेर कहाँ है दोस्तों, 4 चित्र है, यानी सिंहों की संख्या कितनी है, 4 है। और उसके नीचे आप जब आएंगे तो उस पर बैल का भी फिगर देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब बैल वाला फिगर दोस्तों कहाँ है, तो उसके दाएं साइड है, यानी राइट साइड है। अगर आपसे पूछा जाए उस पर घोड़े का भी फिगर मिलता है, तो घोड़े का फिगर दोस्तों कहाँ है, वो उसके लेफ्ट साइड है। तो आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा, शेर, बैल, घोड़ा तीनों ही दोस्तों अशोक के सिंह स्तंभ पे देखने को मिलता है। तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। शेर कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। बैल जो उसके राइट साइड छपा हुआ है, यानी दाएं साइड छपा हुआ है। और घोड़ा जो दोस्तों उसके लेफ्ट साइड छपा हुआ है, यानी बाएं साइड छपा हुआ है। तो आप ये चारों ही फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो आप ये चारों ही फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों है तिरंगा। तो आप ये तिरंगे वाला भी फैक्ट याद रखिएगा। अगर राज्य चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा दोस्तों कि हमारा राज्य चिन्ह क्या है और कौन इसके अभिकल्पना करता थे, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने ये भी बता दिया है। और जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों, हमने ये भी आपको बता दिया है। कितने तरह के पशु छपे हुए हैं, शेर, बैल, घोड़ा, यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया। लेकिन ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आप क्या करते हैं, एग्जाम में गलती करते थे। इसका कारण क्या होता है कि आप चीज़ों को रिवाइज नहीं किए होते हैं। आप पढ़ तो लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं करते। और यह दोस्तों मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, आप कुछ भी करके चले जाएं, आपका सिलेक्शन नहीं होना एग्जाम में, आप वहां गलती करके आएंगे। तो आप रिवीजन और प्रैक्टिस दोस्तों मैं इस पर बहुत जोर देता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जानते हैं दोस्तों कंपटीशन जो है अब बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुका है। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है बढ़ते जा रहे हैं और जो वैकेंसी है दोस्तों वह घटती जा रही है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो कैंडिडेट की संख्या है वह बढ़ती जा रही है, लेकिन जो वैकेंसी की संख्या क्या है वह घटती जा रही है। तो अब समय आ गया दोस्तों, केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा कि आप बस अंधेरे में मेहनत करते जा रहे हैं। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, यानी आपको वर्क तो करना है, यानी आपको बिना किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ना सोचिए कि आपको बस ऐसे बैठे बिठाए सब मिल जाएगा। आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें, जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन जिससे पूछा जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप सारे चीज़ों को याद रखिए, पूरे फैक्ट रखने की याद जरूरत नहीं, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एटलीस्ट अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होना है। तो आप इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने एग्जाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस को याद रखें। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस के बाद बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि आप अपना बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, क्योंकि बैक ईयर क्वेश्चन पेपर
देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस क्वेश्चन पर। देखिए सिलेबस हमें बता देता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, आपको इससे यह क्लियरिटी मिल जाती है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों हमें यह बताता है कि किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। और दोस्तों जब हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी जब हम कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, तो टेस्ट पेपर से दोस्तों हमें क्या पता चलता है कि किस किस टॉपिक्स पे हमारी वीकनेस है और किस किस टॉपिक्स पे हम स्ट्रांग हो चुके हैं। मतलब हमारी मजबूती कहाँ पे है और कहाँ पे अभी हमसे चूक हो जा रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है आज के समय पे। इस पे लोग नहीं बताते हैं, इस पे लोग गौर भी नहीं करते हैं, इस पे टीचर भी नहीं ध्यान दिलाते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, आपको पढ़ा के चले जाते हैं। जो आप कहीं भी कोचिंग कर रहे होंगे उनका काम होता है सिर्फ पढ़ा के चला जाना, क्योंकि उनको अपने बैच चलाने होते हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि आपको जोर कहाँ देना है। तो देखिए आप पढ़ाई करिए, अपनी बुक को आप चूज करिए, आप एक सिलेक्टिव बुक पढ़िए, सिलेक्टेड जगह से आप चीज़ों को देखते रहिए। लेकिन ज़रूरत आपके लिए क्या है दोस्तों, आप इन 3 चीज़ों को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम, देखिए कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, हर एक एग्जाम का सिलेबस है, आप उसका सिलेबस देखिए, उसका बैक ईयर पेपर देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोग सेलेक्ट होंगे। तो हमने दोस्तों क्या किया, आप इस बातों पे देखिए पूरा गौर रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं आपके लिए पढ़ाई के साथ साथ। तो हमने दोस्तों अब क्या पढ़ लिया है, राजकीय चिन्ह पढ़ लिया है और राष्ट्रीय ध्वज को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें पढ़ने वाले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय दिवस से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, या राष्ट्रीय पंचांग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, वो भी अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई भी करते रहिए और अच्छे से अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।